विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम इतिहास जो विषय है इसमें जो बी ए पार्ट देती है उसका जो सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसमें आज हम अंतिम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो अंतिम यूनिट है उसका हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन। इसके पहले मैं आपको पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान है, और राजस्थान में क्या होता है कि जब पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, उसके उपरांत यहाँ अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो शासक थे और मुख्य रूप से जो सामंत थे, उन सामंतों ने भी किसानों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया और उनके ऊपर कई प्रकार के जो कर थे वो लागू किए। और ये उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर लागू थे। अब बेचारा किसान अपने खेत में उपज पैदा करता और उस उपज से वो 84 प्रकार के जो कर हैं वो चुकाता, और जो कि संभव नहीं था। तो फिर अंततः जब किसान इस शोषण से मुक्ति प्राप्ति के लिए कब तक सहेगा वो ऐसा, तो उसने फिर होता भी ऐसा ही है कि हम सहन करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं। फिर एक सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद में विद्रोह होता है, आंदोलन किया जाता है। वो यहाँ पे हुआ, किसानों ने अपने शोषण से मुक्ति के लिए विद्रोह किया। और यहाँ पे बिजोलिया बिजोलिया जो है वो उस समय के मेवाड़ जो राज्य था, उस मेवाड़ राज्य में स्थित था। यानी कि वर्तमान का जो उदयपुर है, चित्तौड़ है, वर्तमान में तो भीलवाड़ा राज्य में है, चित्तौड़ भीलवाड़ा में इस तरफ। तो ये है मेवाड़ जो रियासत थी उसके अधीन था ये। अब इसमें हम एक एक पॉइंट वाइज का अध्ययन करेंगे। पहला है किसानों पर लागू कर। यहाँ पे जब किशन सिंह रियासत के शासक बनते हैं, और उन्होंने क्या किया, 1894 ईस्वी में यहाँ के किसानों के ऊपर कर लागू कर दिया, और कर भी बहुत ज्यादा। और कुल मिलाकर के उस समय किशन सिंह के शासनकाल के समय जब वो शासक बनते हैं, उस समय किसानों के ऊपर 1894 ईस्वी में 84 प्रकार के कर लागू थे। और जब एक के मृत्यु भोज के अवसर पर दो गांव के मुखिया होते हैं, वो खैर वो जब मृत्यु भोज होता है उस समय गांव के लोग इकट्ठा हुए, और उन्होंने उन जो अनावश्यक कर थे या करों की जो बहुत ज़्यादा मात्रा उनके ऊपर लागू थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तय किया कि हम रजा के महाराज से मिलेंगे और महाराज से निवेदन करेंगे कि हमें हमारे करों से मुक्ति दी जाए, या हमारे कर हैं उसमें हमें कुछ छूट दी जाए। दोनों व्यक्ति जाते हैं महाराज से जा कर के और अपनी दुविधा बताते हैं, तो महाराज भी उनको आश्वासन देते हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे। तो फिर जो गांव का जो सामंत था उसको जब ये बात पता चली कि गांव के ही दो प्रमुख लोग महाराज से उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उन दोनों को दंड दिया। तो इससे किसान फिर आंदोलित होते चले गए, और उन्होंने बिजोलिया क्षेत्र में ये जो किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत की। नेक्स्ट है चंवरी व तलवार बंधाई लागू करना। चंवरी व तलवार बंधाई कर लागू करना, ये क्या करता है, एक नए प्रकार के कर लागू किए सामंतों ने और रियासत के शासकों ने। वो ये था कि जब किसी
किसान की लड़की की शादी होती तो उस किसान को 5 रुपए चावरी कर के रूप में सामंत को देने होते। अब 5 रुपए उस समय बहुत ज्यादा मूल्य होता था। ये मान लीजिए कि 5 रुपए में तो किसान की बेटी की शादी भी हो जाती थी बहुत से बार। तो इतना कर उन्हें देना होगा अपनी बेटी की शादी में। एक तो वैसे ही कर्ज लेकर के वो शादी करते अधिकांश मामलों में, और फिर बेटी की शादी के अवसर पर उनको कर भी देना है। तो ये बहुत ही गलत प्रकार का कर था। फिर नेक्स्ट था तलवार बंधाई कर। और तलवार बंधाई कर ये था कि जब रियासत का शासक या राज्याभिषेक के अवसर पर वो शासक बनता तब, या फिर कोई सामंत नवनियुक्त होता तब प्रजा से तलवार बंधाई, यानी कि जो शासकों में प्रथा थी कि वो कमर में तलवार बांधे रखते थे। तो जब तलवार प्रथम बार एक शासक के रूप में, एक सामंत के रूप में बांधी जाती, तो उस अवसर पर भी प्रजा से कर लिया गया या कर लिया जाता था। ये भी एक अनावश्यक कर था। तो इन दो करों से प्रजा है वो अधिक आंदोलित होती है और आंदोलन है वो बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व। विजय सिंह पाथिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व। ये जो व्यक्ति थे विजय सिंह पाथिक, जिनका पूर्ण नाम भूप सिंह था, और इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के थे मूल रूप से, राजस्थान में प्रवेश करते हैं, शिक्षक थे पूर्व। तो जब राजस्थान में आते हैं और ये यहाँ पे बिजोलिया में आते हैं, तो यहाँ के किसानों ने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। और विजय सिंह पाथिक ने उस राष्ट्र किसान आंदोलन को एक छोटे से क्षेत्र में, जो किसान आंदोलन है उसका उद्भव हुआ, प्रारंभ हुआ, उस किसान आंदोलन को अपने सक्षम नेतृत्व से, योग्य नेतृत्व से उस किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। राष्ट्र के जो प्रतिनिधि नेता थे उस समय सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर मुख्य रूप से बाद के समय, ये बात है 1922 के लगभग की। 1920-22 के लगभग, तब महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। तो महात्मा गांधी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया, और ये आंदोलन विजय सिंह पाठक के नेतृत्व में निरंतर आगे जारी रहता है। समय समय पर यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और अन्य जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि इस समय, या फिर प्रजामंडलों के या जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, मुख्य व्यक्ति थे, आंदोलनकारी थे, उनकी समय समय पर यहाँ पे बैठकें भी आयोजित की गई। और उन बैठकों के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से प्रजा को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हम सबको इस आंदोलन में समग्र रूप से साथ होकर के, और हमें जो अनावश्यक कर हैं, जो अनावश्यक शोषण हो रहा है प्रजा का, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। और उनका नेतृत्व विजय सिंह पाठक ने किया और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। क्योंकि इसमें क्या था कि सामंत है वो रियासत के शासकों के अधीन है, और रियासत के शासक हैं वो अंग्रेजों के अधीन है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से शोषण हो रहा है, सामंतों के द्वारा, शासकों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। तो उससे मुक्ति के लिए प्रयास था। तो अंग्रेज अधिकारियों से भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या उनको सूचित किया जाता है कि अनावश्यक कर समाप्त किए जाए। लेकिन अंग्रेज तो बस वही थे कि अधिक से अधिक इनसे कर वसूल करना है और अपनी जेब भरनी है, वो नीति अपनाए हुए थे। तो उन्होंने भी कोई विशेष ध्यान इस राष्ट्रीय आंदोलन, भिजोलिया किसान आंदोलन की ओर नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान सेवा संघ एवं राजपूत मध्य भारत सभा।
राजस्थान सेवा संघ और मध्य राजपूत मध्य भारत सभा, ये दो संस्थाएं थी। राजस्थान सेवा संघ जिसमें विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या आदि जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, राजनीतिक प्रतिनिधि थे, वो इस सभा के सदस्य थे। और राजपूत मध्य भारत सभा यानी कि राजपूतों की एक मध्य भारत सभा स्थापित की गई, उसमें भी इस मांग को रखा गया, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं को रखा गया। और इन दो प्रतिनिधि मंडल थे, उन मंडलों के माध्यम से भी जनता है उनको करों से मुक्ति मिले उसके लिए प्रयास किए गए। फिर इसके बाद में है जमनालाल बजाज तथा हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा नेतृत्व। जमनालाल बजाज सिक्कर में जन्मे एक प्रमुख भारत के स्वतंत्रता सेनानी या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता। हालांकि ये सिक्कर प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, यहाँ के निवासी थे। तो उन्होंने भी बाद में जब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो फिर नेतृत्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन दो महान विभूतियों ने संभाला, जिसमें से एक है जमनालाल बजाज और दूसरे हरिभाऊ उपाध्याय। और इन्होंने अपने योग्य नेतृत्व के बल पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, विभिन्न सभाओं के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और अन्य माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाए रखा। और फिर सबसे अंतिम जो पॉइंट है इसका वो ये है, मेवाड़ प्रजामंडल तथा आंदोलन समाप्त। उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और उस मेवाड़ प्रजामंडल का भी, और फिर जब ये आंदोलन चल रहा है एक तरफ तो बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र में ही, और एक ये मेवाड़ प्रजामंडल, तो अब अंग्रेजों को चिंता होने लगी कि कहीं ये दो आंदोलन साथ हो गए, मेवाड़ प्रजामंडल का जो आंदोलन चल रहा है वो और बिजोलिया का किसान आंदोलन, यदि दोनों मिल गए तो इनका इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने अंततः ही फिर अंग्रेजों ने 1942-44 के लगभग ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है यहाँ के किसानों की मांगों को स्वीकार किया और फिर किसानों को उनके ऊपर जो कर लागू थे, उनका जो शोषण हो रहा था, उन किसानों को उससे अधिकांश करों से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये था भारत का बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का एक बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है गोविंद गुरु के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन। गोविंद गुरु के नेतृत्व में जनजाति आंदोलन। ये थे साधु गोविंद गुरु, और इन्होंने क्या किया कि जो जनजाति थी इसमें थे भील, मुख्य रूप से भील, मीणा,
डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिण भारत के डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही गुजरात का कुछ क्षेत्र है, वहाँ के भील, जो वो भी सामंत और अंग्रेजों के शोषण से दुखी हैं। गोविंद गुरु का नेतृत्व, पहला पॉइंट इसमें। तो ये जो किसान, ये जो भील थे, जो वन थे, वनों से प्राप्त जो उपज होती है, मान लीजिए इनके कंदमूल फल वगैरह और ये जो जड़ी बूटियां वगैरह और अन्य शिकार वगैरह, इससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। कृषि भी करते थे, खैर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इनको बहुत प्रकार के कर लागू थे इनके ऊपर, तो ये भी दुखी थे। और इनमें तो कुप्रथाएं बहुत ज्यादा थी, मद्यपान का सेवन तो बहुत ज्यादा था, हमेशा शराब में मस्त रहते। तो गोविंद गुरु को जब इनकी कठिनाइयों समस्याओं का पता चला, तो उन्होंने इनका नेतृत्व करने की योजना बनाई और तैयार हुए, और उसके बाद में उन्होंने उनका नेतृत्व किया। और नेतृत्व करते हुए इसके बाद में संप सभा की स्थापना। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। ये क्या होता है इस समय कि संप सभा के माध्यम से ही इन्होंने भीलों को प्रेरित किया सुधारों के लिए। मद्यपान, इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि मद्यपान की जो प्रथा थी इनमें, इसको रोक दिया गया, जिससे उनकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो गई। जो लड़ाई झगड़े थे वो समाप्त हो गए, अनावश्यक जो खर्चा होता था मद्यपान पर वो समाप्त हो गया, शारीरिक क्षमता में इनकी वृद्धि होने लगी। तो और भी बहुत सारी बुराइयां थी जिनसे इनको छुटकारा साधु जो गोविंद गुरु हैं उन्होंने दिलाया। संत सभा के माध्यम से भील होते थे, और इन सब सभा के सदस्य होते थे अधिकांश भील, और ये लोग अपनी झोपड़ी के ऊपर सफेद झंडा लगा करके रखते, जो शांति का प्रतीक होता था। नेक्स्ट है मानगढ़ पहाड़ी की घटना। मानगढ़ पहाड़ी की घटना 1908 है ईस्वी। और इसमें क्या होता है, मानगढ़ पहाड़ी थी और उस पे ये भील लोग अपनी सभा कर रहे थे, गोविंद गुरु उनको संबोधित कर रहे थे, जिसमें हजारों भील एकत्रित थे उस पहाड़ी के ऊपर। और अंग्रेजों ने बिना किसी सूचना के वहां पे अपने सैनिकों सहित पहुंचे जो बंदूकों से लैस थे, और उन्होंने बिना कोई सूचना देते हुए उन भीलों के ऊपर उस सभा में गोलीबारी प्रारंभ कर दी, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। और ये मानगढ़ पहाड़ी की जो घटना थी वो पूरे भारत में इस घटना की जानकारी प्राप्त हो गई, यह घटना है वो फैल गई। और अंततः फिर अंग्रेजों को बहुत सारे कर भी इन भीलों के ऊपर से समाप्त करने पड़ते हैं। साधु साधु गोविंदगिरी के नेतृत्व में उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो अपना नेतृत्व जारी रखते हैं। मद्यपान की प्रथाएं थी वो समाप्त हो गई, कर समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से भीलों के लिए एक प्रकार से मुक्तिदाता बन करके उभरे साधु गोविंद गुरु। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत व भील आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर मोतीलाल तेजावत और भील आंदोलन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इस पॉइंट पे पढ़ेंगे हम वो है भीलों को संगठित करना।
भीलों को संगठित करना ये कैसे है कि भील बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनमें एकता भी नहीं थी, बहुत सारी बुराइयां भी उनमें व्याप्त थी। तो मोतीलाल तेजावत ने ही बाद में भीलों का नेतृत्व किया 1887 से 1924 ईस्वी। यानी कि लगभग 30-35 सालों तक इनका नेतृत्व किया। ये पहले तो नेतृत्व किया ये इसी समय मोतीलाल तेजावत ने भी क्या किया, ये जो राजस्थान के जो भील थे उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए सबसे पहले तो उनको संगठित किया। क्योंकि जब ये विभाजित थे तो कमजोर थे, जब संगठित हुए तो मजबूत हुए, तभी ये अंग्रेजों का और सामंतों का विरोध कर सकते हैं, कर देने से मना कर सकते हैं। तो ये संगठित करते हुए और उनको प्रेरित किया भी लोगों की जो अनावश्यक कर आपके ऊपर लागू है उनको आपको नहीं चुकाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संप सभा की स्थापना, एक ही आंदोलन 1922 ईस्वी। भीलों को साथ लेते हुए और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, अपनी सभाएं की। और एक सभा में अंग्रेजों ने बिना किसी सूचना के वही मानगढ़ पहाड़ी के जैसे गोलीबारी की, जिसमें बहुत सारे जो भील थे बेचारे उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो एक ही आंदोलन था और इसमें जो गोलीबारी की घटना थी वो भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है और लोगों का, स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान भी इस ओर जाता है और उन्होंने भी अपना सहयोग इस भील आंदोलन को प्रदान किया। और अंत में है भील एवं गरासियों को प्राप्त लाभ। जो गरासिया जनजाति थी और भील जनजाति थी जिनका की नेतृत्व इन्होंने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने किया। तो अब क्या होता है कि जब संगठित होकर के आंदोलन करते हैं और आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनता जाता है, जिससे घबरा करके अंग्रेज सरकार ने इनको करों में कुछ छूट दी। और उनमें से वो छूट कौन कौन सी जो प्राप्त होती है, इनको लाभ प्राप्त होते हैं, वो हैं अवैध जो लागतें थी इनके ऊपर, अवैध जो कर थे, अनावश्यक जो कर थे, उनको समाप्त कर दिया गया और इनकी बेगार निश्चित की गई। इनसे बेगार बहुत ली जाती थी जिसके लिए ये कोई इनको वेतन मिलता नहीं था। उस बेगार की प्रथा में भी निश्चित नियम बनाए गए और इस प्रकार से इस मोतीलाल तेजावत, ये जो मोतीलाल तेजावत थे, इनके नेतृत्व से भील, ग्रासिया, टाडा माड़ा, ये जो जनजाति थी दक्षिणी राजस्थान की, इन जनजातियों में भी नवीन चेतना उत्पन्न होती है और वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनते हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। इसमें क्या होता है, क्रम वाइज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान में होता क्या है कि राजस्थान में 1818 ईस्वी में राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की और राजस्थान इस प्रकार से अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया।
अप्रत्यक्ष नियंत्रण उनका हो गया, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष ही था एक तरीके से, जो वो चाहते वो करते थे। तो अब जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है भारत में, असहयोग आंदोलन हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, तो उसी क्रम में यहाँ राजस्थान में भी जागृति उत्पन्न होती है और राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने विभिन्न जो प्रजामंडल हैं उनकी स्थापना करते हुए और अपनी जनता का नेतृत्व किया। इनका उद्देश्य होता था कि अपने क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और सुधार करने हैं, देश को आजाद करवाना है। तो इसी क्रम में 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके प्रथम सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, वो माणिक्यलाल वर्मा हैं, उनको चुना जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा तो प्रमुख नेतृत्व करने वाले थे। इसके अलावा प्रथम सभापति बलवंत सिंह, इनको चुना गया। और इसी के साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष थे वो भूरेलाल भैया, इनको चुना गया। तो इनके सक्षम नेतृत्व से ये आंदोलन है निरंतर अग्रसर होता गया और किसानों और सामान्य प्रजा का नेतृत्व चलता रहा, ये करते रहे। और इसी में ही प्रथम पुस्तक लिखी गई इसी समय कि मेवाड़ का वर्तमान शासन भूरेलाल भैया के द्वारा। मेवाड़ का वर्तमान शासन। और इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को और ज़्यादा प्रेरित किया गया राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए। और इसी के अलावा यहाँ पे समय समय पर जे बी कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, 1941 ईस्वी में उनकी सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में भी राष्ट्रीय आंदोलन है ये मेवाड़ प्रजामंडल बहुत अधिक विस्तृत हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृत होता चला गया। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे सभा होती है और 1947 ईस्वी में इस राष्ट्रीय आंदोलन के भी थोड़े बहुत योगदान से भारत को आज़ादी प्राप्त होती है। और इस प्रकार से इस कालांश का हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।